हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसएसबी सिंप्लीफाइड। तो आप जैसे देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे आपको दिखाई देगा एक हाईलाइटेड टॉपिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यही हमारा आज का एजेंडा रहने वाला है। इनफैक्ट आज के बाद इसी टॉपिक के ऊपर, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। क्रोनोलॉजी में रहेंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी की। इससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी की सीरीज़ रहने वाली है, ये जेके एसएसबी के कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये रेलिवेंट होने वाली है। चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम जो जेके एसएसबी कंडक्ट कर रहा है और उसके सिलेबस में अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो ये वाली जो सीरीज़ होने वाली है जेके एसएसबी सिंप्लीफाइड के चैनल के ऊपर, ये उन सब एग्ज़ाम्स के लिए रेलिवेंट है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमें पढ़ना क्या होता है? देखो, मैंने ना एक तरफ ग्रीन में आपको हाईलाइट किया होगा चीज़ें और एक तरफ ब्लू में। जो ग्रीन में है ना, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एवरेज, एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एसआई एंड सीआई, पार्टनरशिप, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी यानी कि अर्थमेटिक के ना कोर कंसेप्ट्स होते हैं। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में अगर इस हर टॉपिक से आ जाएँ तो देख लो कितने 9-10 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। इनफैक्ट एक से ज़्यादा भी आता है किसी टॉपिक से। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। तो हम ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे और इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ना, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट रेशो, ये ना क्रोनोलॉजी में है। हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और इसको करने का भी ये जिस तरह से डिज़ाइंड है ना कि पहले परसेंटेज फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इसके पीछे भी एक रीज़निंग है। रीज़निंग ये है कि जब हम न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो हमको परसेंटेज से ही शुरू होना होता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज बेस बनाएगा आपका। परसेंटेज के जो जो भी चीज़ें आप परसेंटेज में सीखोगे ना, उसकी एप्लीकेशन हर अदर टॉपिक में आपको यूज़ करना होता है। तो इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है कि हम इस क्रोनोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वाली सीरीज़ बहुत अच्छी लगने वाली है और हम ना बहुत ज़्यादा सिंपल वे में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा, एंड आई होप कि आप कुछ ना कुछ मेरे से सीख के ही जाओगे। ओके। तो इससे पहले हमारा जो आज बता दूं मैं कि हम, जैसे कि मैंने कहा कि हम परसेंटेज से शुरू करेंगे। तो परसेंटेज के ना 2 पार्ट्स में आएंगे, मतलब 2 वीडियोस आएंगे। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रहेगा और 7-8 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 आएगा, उसके बाद हमारा पार्ट 2 भी रहेगा। ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम परसेंटेज शुरू करें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस, स्क्वेयर्स और क्यूब्स की इम्पोर्टेंस सिर्फ परसेंटेज के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे अर्थमेटिक के लिए, ये पूरे न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप स्क्वेयर्स और क्यूब्स और ये फ्रैक्शंस, इनको कहीं लिख लो, लिख के प्रिंट निकाल लो, अपने कहीं पे चिपका दो या अपने टेबल के साथ रख दो, और उसको रोज़ सुबह 5 से 10 मिनट उसको देखो उस पेज पे जो आपने फ्रैक्शंस लिख रखी होगी, जो आपने। ओके। सो फ्रैक्शंस 1 से 30, स्क्वेयर्स 50, क्यूब 30 तक, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। 50 तक स्क्वेयर्स और 30 तक स्क्वेयर्स आप अपने पेज के ऊपर लिख लेना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई ट्रिक याद करो या कुछ भी करो, जिस तरह से भी आपको सही लगता है ना, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शंस मैं अब अभी आपको करवा दूंगा, क्योंकि ये आपके लिए नया रहेगा आई गेस थोड़े लोगों के लिए। लेकिन स्क्वेयर्स 50 तक आपको आने चाहिए, 30 तक क्यूब, 30 सॉरी 20 तक मान लो इसको। ओके। तो जो क्यूब्स है वो आप 20 तक कर लो, ठीक है। सेकेंड, स्क्वेयर्स आप 50 तक कर लो, क्यूब्स आप 20 तक कर लो, और फ्रैक्शन 1 से 30 तक, ठीक है। फ्रैक्शन मैं अभी करवा दूंगा।
स्क्वेयर्स और क्यूब्स मैंने कभी भी इसके लिए कोई ट्रिक विक याद नहीं रखी थी, ये रिकॉल हो जाते हैं जैसे जैसे आप रोज़ 5-5 10-10 मिनट देखोगे, तो ये आसान भी है, ये दिमाग में कहीं ना कहीं आपने पढ़े हुए हैं, तो 50 तक आप इनको लिख लोगे और प्रिंट कर लोगे, चिपका दोगे। तो इनको ना तीनों को मैं फिर से बोलना चाहूँगा, 1 से 30 फ्रैक्शंस, स्क्वेयर 50, क्यूब्स 20 तक, ये आपको आने चाहिए। कहीं पे भी टेबल के साथ रख दो और उनको रोज़ 5 से 10 मिनट देखते रहो, ठीक है। और ये सिर्फ परसेंटेज के लिए नहीं, फिर से बोलना चाहूँगा, सिर्फ परसेंटेज के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये पूरे अर्थमेटिक के लिए ज़रूरी है। और कैसे ज़रूरी है आप आगे देखते जाओगे वीडियोस में, जिस तरह से आप इसकी एप्लीकेशन आप समझोगे। ओके, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं। फ्रैक्शंस होता क्या है, ठीक है। 100, देखो परसेंटेज की हम जब बात करते हैं तो क्या ही होता है, 100% होता है ना। एक चीज़ कितना परसेंट मैक्सिमम हो सकती है, 100% ही हो सकती है। तो जब भी 100% को हम, ओके, 100 को जैसे हम 1 से डिवाइड करें तो कितना परसेंट आ जाएगा, 100%। इसी तरह से 100 को 2 से हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 50%। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो इसी तरह से 100/3 को जैसे हम जिस तरह 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.33%, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि फ्रैक्शन क्या हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 की फ्रैक्शन क्या है, तो उसका मतलब ये है कि 100% को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम 1/1 भी लिखेंगे, इसीलिए ये 100% आ रहा है ना। इसी तरह से 2 की फ्रैक्शन क्या है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए ये 50% आ रहा है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये फ्रैक्शन में हम इस तरह से लिखेंगे, 1/3 क्या है, 33.33%, ठीक है। ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। इसी तरह से मैं 30 तक आपको ये फ्रैक्शन करवाऊंगा, 30 तक ही ज़रूरी है हमारे लिए, और बहुत आसानी से मैं ये चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 1 की फ्रैक्शन 100% है, तो समझ जाना मैं बात कर रहा हूँ 1/1 की। 2 इक्वल टू 50% है, तो मैं बात कर रहा हूँ 1/2 की, ठीक है। ओके। तो हमारे, अच्छा लिख देता हूँ मैं और आसान कर देता हूँ कि 1/1 इक्वल टू 100%, 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू 33.33%, 1/4 इक्वल टू 25%, 1/5 इक्वल टू 20%, 1/6 इक्वल टू 16.67%। ये मेरे को याद है, क्यों याद है, क्योंकि मैंने बहुत रिकॉल किया इन चीज़ों को। 1/7 इक्वल टू 14.28%। और मैं इसको किस तरह से याद रखना वो भी मैं आपको बता दूंगा। 1/8 इक्वल टू 12.25%, 1/9 इक्वल टू 11.11%, 1/10 इक्वल टू 10%, ठीक है। ये है। अब देखो 1/1 मतलब 100/1 इक्वल टू 100% आएगा, 1/2 मतलब 100/2 इक्वल टू 50% आएगा, 1/3 33.3%, 1/4 25%, 1/5 20%। यहाँ तक को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर 1/6 की बारी जब आती है तो खुद सोचो, 100/6 मतलब 16 6 के 96, पीछे 4/6 बचा, तो ये है। तो ये भी आप याद कर लोगे। 1/7, इसी तरह से 100 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आसान तरीका ये है कि 7 का डबल क्या होता है, 14। तो 14 और 14 का डबल क्या होता है, 28। तो 14.28 1/7 की फ्रैक्शन है। समझ आ रही है मेरी बात। फिर से कहना चाहूँगा मैं, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 14.28 इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1/7, इज़ अ रिजल्ट ऑफ 1/7। उसके बाद 1/8 उसी तरह से 12.25 आ जाएगा, ठीक है। देखो 1/4 25% होता ना, इसका आधा कर देंगे हम तो वो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, याद रहता तो याद रखो, ठीक है। 12.25%, 1/9 सीधा सिंपल है, 1/11, ठीक है। ये तो और ज़्यादा सिंपल है। 1/10 तो पता ही है आपको। तो हम 10 तक जब हम कर लिया ना ये अच्छे से, तो फिर आगे और ज़्यादा सिंपल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम 11 की बात करें ना, ठीक है। अब मैं 1/1 ऐसा नहीं करूँगा, मैं सीधे लिखूँगा 11, तो आप समझ आना 1/11 की बात कर रहा हूँ मैं। अब 11 कितना आएगा, देखो 9 का क्या किया था हमने, 1 मतलब 11.11, तो 9 और 11 को रिलेट करो। 9 के बारी 11 लिखा है, 11 के बारी 9 लिख देंगे, 9.09 होता है इसका एक्चुअली में फ्रैक्शन, ठीक है। अब 12 की बारी आती है, तो 12 की बारी में क्या आएगा, देखो 6 का 16.67 है ना, 12 इसका आधा होगा, 1/12 है ना, तो इसका आधा कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 8.33%, ठीक है। ऐसे भी समझो ना, 100/12 होगा तो 12 8 96, और बाकी जो बचा 33%, 8.33%, ठीक है। 13 की बारी, ये याद रखना है आपको, 7.69% होता है 13। 14, 7 का आधा मतलब 14.28 का आधा, ये बन जाएगा 7.14, ठीक है। 15, ये आप कर सकते हैं 15 6 के 90,
6.67%, ठीक है। उसी तरह से 16, ये सब के साथ परसेंट है। 16 क्या आएगा, 8 का आधा, मतलब 12.25 का आधा, 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6.8 का क्या है, 1298, एक्चुअली ये 12.5% है, सॉरी ये 12.5% है, तो 16 इसका आधा आ जाएगा, 6.25%, ठीक है। 16×6 = 96, हाँ। 17 का आ जाएगा हमारे पास 5.88%, याद रखना है आपको। जो याद रखने वाली चीज़ें मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, बाकी तो चलो रिलेटेड है किसी ना किसी से। 17 का 5.88%, ठीक है। उसी तरह से 18 का 9 का आधा कर दो, 11.11 था तो 18 इसका आधा क्या हो जाएगा, 5.55%, ठीक है। 19 का क्या होगा आपके पास, देखो पहले 20 का करो, 20 का कितना आएगा, 20, 25, 100, 5% आएगा ना। और 21, देखो अगर ये 5% है तो ये 5 से ज़्यादा होगा ना, अगर ये 5% है तो 21 5 से कम होगा, है ना, यही आना चाहिए ना। तो 20 का अगर आपको याद है तो आप 19 और 21 भी आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो 19 का आएगा हमारे पास लगभग 5.25% मान के चलो, और उसी तरह से 21 का आ जाएगा हमारे पास 4.75 मान के चलो, ठीक है। क्या क्या किया हमने, 5% 20 मान है ये तो पता है हमको, तो इसमें 25 ऐड कर दिया 19 में, और 21 में 21 को कम कर दिया, 25 को कम कर दिया। समझ गए ना आप, ये दोनों किस तरह से रिलेट हो रहे हैं 20 से। इस तरह से याद रखना है, मैं याद करने के तरीके बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से मैंने याद किया है। आपके लिए अपना आइडियाज़ भी काम कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने किया था मैं उस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 21 तक हो गया हमारा। 22 क्या होगा, 11 का आधा होगा, है ना, तो 4.54% बन जाएगा। 23 और 29 रिलेटेड है, ठीक है, इसको मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि 23 और 29 रिलेटेड है। 24 क्या, 12 का आधा हो जाएगा, तो 12 का था 8.33%, इसका और आधा कर दो, 4.16% आ जाएगा, है ना। 25 को पता है ना, 1/4 होता है, 25 तो 4%, 25 चौके 100, 4%। 26 13 का आधा आ जाएगा, अगर ये 7.69 है तो ये कितना आ जाएगा, 3.84%, ठीक है। इसका आधा कर रहा हूँ मैं, और मेरे को ये इस तरह से जल्दी हो रहा क्योंकि मैंने बहुत किया है, ये याद बहुत किया है, और मैंने बहुत एग्जाम दे रखे हैं ऐसे। फिर 27, देखो भाई 27 का तो सबसे सिंपल है। 27 के बाद क्या आता है, 37, तो हम इसको 37 लिख देंगे, बीच में पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। ये इस तरह से है, ये भी मतलब आप याद कर सकते हो आराम से। 28, 14 का आधा, 14 7.14 है, तो इसका आधा करेंगे तो 3.57% आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, ओके। 29, मैंने कहा था 23 और 29 आपस में रिलेटेड है। देखो ये 4 4 में चल रहे हैं, तो ये 4.54 और 4.16 के बीच में होगा। कुछ नहीं करना है, 435 लिखना है, ठीक है, 435%, ठीक है। इसी तरह 29 को उल्टा कर देना है, इसका उल्टा ये है 3.45%, ठीक है। उल्टा नहीं है, मतलब यही डिजिट आ रहे हैं। 4.35 23 है, 3.45 29 है, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं 23 को 29 के साथ। 30, आपको पता है 30 क्या होगा, 3.33%। ये हमारी फ्रैक्शंस आ गई है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उतार सकते हो, या फिर किसी तरह से भी अपना तरीके से करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन फिर कहूँगा फ्रैक्शन 30 तक, स्क्वेयर्स 50 तक, क्यूब्स 20 तक, ये आपको लर्न होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। इसको उतार के कहीं पे एक पेज पे प्रिंट करके चिपका दो, क्या सुबह 5 से 10 मिनट उसको डेली रिकॉल करो, देखो उनको, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस का किस तरह से यूज़ होता है क्वेश्चंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इफ़ द प्राइस मिल्क इंक्रीजेज फ्रॉम 60 से 70, ठीक है। कह रहा है कि किसी दूध की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 60 से 70 हो रही है, 60 से 70 हो रही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बाई वट परसेंट शुड ए फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ मिल्क टू कीप देयर एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क एट द सेम लेवल, ठीक है। पहले हिंदी में समझो ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि कोई फैमिली है, वो पहले 60 रुपये का लीटर दूध लेता था, ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है ना, अब प्राइस बढ़ के 70 हो चुकी है, 70 पर लीटर हो चुकी है। लेकिन बोल रहा है कि हमको ना 60 ही खर्चना है, हमारे पास 60 के ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 60 रुपये में ही हमको
दूध चाहिए, लेकिन प्राइस तो बढ़ गया है, तो 60 रुपये में दूध हमको कम आएगा ना, तो हमको कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ है। तो कितना कम करेंगे? सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो होता है हमारे पास प्राइस इंटू क्वांटिटी के बराबर, ठीक है। प्राइस इंटू क्वांटिटी के बराबर हमारे पास एक्सपेंडिचर आ गया। तो कितना था हमारे पास पहले? हाँ, और जो प्राइस और क्वांटिटी होती है ना, जो भी हमारी प्राइस और कंजम्पशन भी बोल सकते हैं हम इसको, क्वांटिटी को कंजम्पशन भी बोल सकते हैं हम इसको, ये हमेशा क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहले तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला तो नहीं है ये, बस कॉमन सेंस है कि खर्चा कितना करेंगे, कितनी प्राइस है और कितनी क्वांटिटी हमने लिया हुआ, ठीक है। अब देखो, मेरी एक बात बताओ, अगर हमारा प्राइस बढ़ता है दूध के ऊपर, ठीक है, तो हमारा अगर प्राइस हमारा बढ़ता है तो हमारी कंजम्पशन कम होती है ना, ये हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस और कंजम्पशन हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि हमारे पास प्राइस हमारा 5 से 6 हो गया ना, तो कंजम्पशन हमारी 6 से 5 हो जाएगी, ये याद रखना हमेशा। प्राइस अगर हमारा बढ़ रहा है ना, तो कंजम्पशन भी उसी क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन में कम होगी। इसी तरह से अगर प्राइस हमारा कम होता है, अगर प्राइस हमारा 6 से 5 होगा ना, तो कंजम्पशन, क्योंकि हमारे पास अब तो कम पैसे देने पड़ रहे हैं ना, कंजम्पशन हमारे उसी तरह उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, कंजम्पशन 5 से 6 में बढ़ेगा। समझ रहे हैं? उल्टा हो रहा है, 6 से 5 में प्राइस बढ़ रहा है, 5 से 6 में मतलब घट रहा है, 5 से 6 में कंजम्पशन हमारी बढ़ रही है। उसी तरह से प्राइस हमारा 5 से 6 हो रहा है ना, तो कंजम्पशन हमारा 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी चीज़ें। फिर हमारी बात आ जाती है, इसी को इसी तरह से करेंगे। देखो, प्राइस हमारा क्या हो गया? 60 से 70 हो गया। अभी मैंने बताया अगर 60 से 70 प्राइस हो गया तो कंजम्पशन क्या होगा हमारा? कंजम्पशन हमारा 70 से 60 इसी प्रोपोर्शन में कम होगा ना। ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजम्पशन है, ठीक है। अगर ये 60 से 70 बन गया तो ये हमारा 70 से 60 आ जाएगा ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? इसी तरह से ये बोल रहा है कि बाई वट परसेंट शुड ए फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन। हमने कंजम्पशन कितनी रिड्यूस की? 70 से 60, मतलब इसमें डिफरेंस कितना है? 10 का है ना। टू कीप दर एक्सपेंडिचर ऑन द 10 पुरानी क्या थी हमारे पास? 70, 10/70 हो गया ना हमारे पास। तो ये हमने 0 कैंसिल, 1/7। अब 1/7 की हमने फ्रैक्शन पढ़ी थी ना पीछे, 1/7 कितना होता? 14.28 इक्वल टू 14.28 आंसर, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इससे सिंपल वे में आप इस चीज़ को कर सकते थे। फिर से हम इस चीज़ को समझेंगे, दोबारा से रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने। हमें बोला गया था कि इफ़ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेज फ्रॉम 60 टू 70, हमें कितने परसेंट से कंजम्पशन मिल्क की कम करनी पड़ेगी कि जो हमारा पुराना एक्सपेंडिचर है उतना ही रहे। कहने का मतलब ये है कि हमारा प्राइस 60 से 70 हो गया, और मैंने आपको बोला कि प्राइस और कंजम्पशन हमेशा उल्टा होता है। अगर प्राइस हमारा 60 से 70 हो गया तो इसका मतलब कंजम्पशन हमारा 70 से 60 हो जाएगा, ताकि हम उतना ही एक्सपेंडिचर कर पाएँ, ठीक है। तो 60 से 70 से 60 हो गया, डिफरेंस हो गया हमारा 10, मतलब किसके ऊपर? 70 के ऊपर। ये 0 कैंसिल, 1/7 की जो हमारी परसेंटेज वो फ्रैक्शन थी वो थी हमारी 14.28%, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़, मैं कोई भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आता है ना, तो पहले आप उसको पॉज कर लो, 4-5 मिनट अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद देखो, अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद देखो आप किस अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहे हो और मैं कौन सी अप्रोच लगा के सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, देखो लर्निंग इज़ ए प्रोसेस है ना। मेरे को जो चीज़ें मेरे को आती है और जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ ना, उसका ये मतलब नहीं है कि उसी तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, नहीं। ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये मेरा अपना जुगाड़ है, जिस तरह से मैंने चीज़ें की हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस दिमाग से मैं यूज़ करता था चीज़ें, आप भी देखो कि मैंने किस तरह से ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर आपको अपने तरीका अच्छा लगता है और आप कर पा रहे हो ना क्वेश्चंस को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक टाइम मतलब मेरी वीडियो भी देख लेना, मेरा क्वेश्चन करने का तरीका भी देख लेना। अगर आपको अच्छा लगता है, नोट डाउन करो कौन कौन सी चीज़ आपको अच्छी आती है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हो, है ना, ठीक है। वैसे ही जब भी आपके स्क्रीन के ऊपर कोई क्वेश्चन पॉप आउट होता है तो आप पॉज करो क्वेश्चन को, उसके बाद खुद 3-4 मिनट लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता है तो मैं तो समझा ही रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए नंबर इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 5.88%, ठीक है। सबसे पहले जब 5.88% आई, आपके अंडर फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट घुसना चाहिए। 5.88 क्या था हमारे पास? 17 था, है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए नंबर इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 5.88%, मतलब फ्रैक्शन क्या होती है? 1/17।
और डिक्रीज़ का मतलब क्या है कि हमारे पास 17 यूनिट थे किसी चीज़ के और 1 यूनिट हमारा कम हो गया, समझ रहे हो ना। 1/17 से डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब क्या था कि हमारे पास 17 यूनिट पूरे थे किसी चीज़ के नंबर के, अब 1 से डिक्रीज़ हो गया तो अब ये बचा है 16, समझ रहे हो। पहले ये 17 था, क्योंकि ये 5.88% से कम हुआ है, मतलब 1 यूनिट कम हुआ, तो अब ये 16 बच चुका है। बहुत सिंपल है, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। फ्रैक्शन पता है हमको कि 5.88% जो होता है, 1/17 जो होता है वो 5.88% के बराबर होता है। और 1/17 क्या हुआ कि कोई नंबर हमारा 5.88% से कम हुआ है, मतलब एक नंबर हमारे पास 17 है, उसमें से एक कम हो गया है, तो अब बच गया 16। ठीक है, अब बोलता है कि यही नंबर जो अब 16 बन गया है इज़ इंक्रीज्ड बाई X%, ये X% से इंक्रीज़ हुआ है। और इंक्रीज़ होने से क्या हुआ है कि जो हमारा नंबर है ना वो सेम बचा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, पहले 17 था, 17 में 5.88% से कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो कितना रह गया, 16 रह गया। समझ आ रही ना बात। अब ये जो 16 रह गया तो इसको हमने इंक्रीज़ कर दिया X% से। इसको जब हम X% से इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो जो नया नंबर आ रहा है ना वो इज सेम आफ्टर 2 ऑपरेशन, मतलब दोबारा से वो 17 बन रहा है। आ रही है मेरी बात समझ। ठीक है, देखो 17 हमने खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं लाया है, क्योंकि हमारे पास 5.88% दिया हुआ था, और 5.88% जो है हमारे पास वो होता है 1/17। तो यहीं से हमें पता चल गया कि पुराना नंबर हमारे पास 17 था, एक इसमें हमारे पास कम हो गया, तो नया नंबर हमारे पास अभी 16 बन गया। अब 16 में जब हम X% ऐड करते हैं तो नया नंबर बनता है वो पुराने नंबर के बराबर होता है, वो हमारे पास 17 बन जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X, तो ये जो X की बात हो रही है ये कितना है हमारे पास। ठीक है, आ रही ना समझ में क्या बोल रहा हूँ। फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास 17 है, उसमें 5.88% हम कम करेंगे, मतलब 16 बच जाएगा। ओके, और इसमें हमने X% का इंक्रीज़ किया, ये डिक्रीज़ का निशानी कर देते हैं, ये इंक्रीज़ की, तो हमारे पास दोबारा वो पुराना नंबर आ जाएगा, मतलब 17 बन जाएगा। तो हमको ये X% निकालना है। ठीक है, मतलब देखो X% किस में इंक्रीज़ किया था हमने, 16 में, है ना, यही किया था ना हमने। तो इसका मतलब क्या है, 16 से 17 बन गया, मतलब 1/16 इंक्रीज़ हुआ है। तो 1/16 इंक्रीज़ हुआ, तो 1/16 का फ्रैक्शन क्या है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ था, 1/16 आ गया 6.25%, है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.25%। कुछ है क्या इसमें, हलवा क्वेश्चन है, हलवा, आराम से हो रहा है। फिर से करने की कोशिश करेंगे इसको जल्दी में, कि कोई नंबर है हमारे पास वो 5.88% से डिक्रीज़ हो रहा। 5.88% से हमारे माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ 1/17। इसका मतलब ये है कि पुराना नंबर 17 था, इसमें 1 माइनस कर दिया हमने तो 16 बन गया, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ये जो 16 है ये इंक्रीज़ हो गया X% से, मतलब X% से इंक्रीज़ होने के बाद ये दोबारा सेम बन जाता है, मतलब 17 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ X कितनी है, 16 से 17 बन गया, मतलब 1/16 इंक्रीज़ हुआ। 1/16 हमको पता है कि वो होता है 6.25%। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन रिड्यूस्ड हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बाई 33.33%। ठीक है, पहले तो ये है, सिंस द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज इंक्रीज्ड बाई 25%। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हो रही है, देखो तोड़ के किया करो क्वेश्चंस को। ठीक है, कि कोई इंसान है, 1 सेकेंड, ठीक है, ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बाई 33.33%। 33.33% क्या होता है हमको पता है कि ये फ्रैक्शन है, पीछे फिर से देखना, फ्रैक्शन होती है 33.33 होती है 1/3 की, समझ रहे हो। तो बंदे ने क्या किया कि 1/3 से अपनी कंजप्शन को कम किया। ठीक है, 1/3 से कम करने का मतलब ये है कि पहले वो 3 यूज़ कर रहा था, अब -1 करेंगे तो अब वो 2 यूज़ करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो रही है ना हमारी। ओके, पहले वो 3/3 यूनिट यूज़ करता था, है ना, लेकिन उसने अब क्या किया कि 33.33% से उसने अपना कंजम्पशन कम किया, 1/3 से कंजम्पशन कर दिया, अब कितना कंजम्पशन कर रहा है, 2/3। इससे भी सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वही बात है कि पहले हम 3 यूनिट यूज़ कर रहे थे, अब 1/3 से हम कम हो जाएंगे, तो अभी हम कितना, 3 - 1 कितना होता है, 2/3 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिंस द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज इंक्रीज्ड बाई, और कब यूज़ कर रहे थे,
कि जो पेट्रोल है ना हमारा, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई थी 25% से। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या है? इंक्रीज़। 1/4 इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि 4 में एक ऐड हुआ है, मतलब अब वो कितना यूज़ कर रहा है, प्राइस कितनी हो गई है? 5/4। समझ रहे हो मेरी बात? बाई वट परसेंट डिड हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल कम डाउन, ठीक है। अब हमारे को ये निकालना है कि जो एक्सपेंडिचर है हमारा, वो पेट्रोल के ऊपर कितना कम हुआ, ठीक है। अब हमको पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी के जितना, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमको पता है जो प्राइस है वो हमारी कितनी इंक्रीज़ हुई है? 5/4, है ना, 5/4। क्वांटिटी कितनी हमारी कम हुई है? ये हुई है 2/3, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसके बाद एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा, 2 जगह 5/6। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ? 6 से 5 कम हो गया, मतलब क्या हो गया? ये 1 बचा ना, 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है? वो हमने पढ़ी है पीछे, वो होती है 16.67%। समझ गए मेरी बात? ठीक है, फिर से करने की कोशिश करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो फ्रैक्शन कितना काम में आता है आपको समझ आ ही रहा होगा, और मैं क्यों फोकस था कि आप फ्रैक्शंस को समझो और फ्रैक्शंस का यूज़ करो। फिर से करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमको पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारा वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी के बराबर, ठीक है। अब हमको दिया हुआ है कि कंजम्पशन जो होता है, क्वांटिटी को ही कंजम्पशन बोलते हैं, याद रखना। जो कंजम्पशन है हमारी पेट्रोल की वो कम हुई है 33.33% से। तो अगर कम हुई तो ये फ्रैक्शन कितनी होती है? ये होती है 1/3। इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि कम हुई है तो 3 से 1 कम हो जाएगा, मतलब अभी कितना यूज़ हो रहा है? 2/3। समझ आ रही है मेरी बात? उसी तरह से प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो इंक्रीज़ हो गया 25%। 25% का हमारे पास फ्रैक्शन होती है 1/4, लेकिन ये इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है 4 में एक ऐड हुआ होगा, अभी प्राइस हो गई है 5/4। समझ आ रही है मेरी बात? और इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर देंगे हम, 2/3 इंटू 5/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये बनेगा 5/6। मतलब एक्सपेंडिचर पहले 6 था, अब वो 5 हो गया है, मतलब कितना कम हुआ है? 1। 1/6 की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 16.67%, ठीक है। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पॉज करो, खुद कोशिश करो सॉल्व करने की। ओके। अब कहता है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज फ्रॉम Rs 50 to 60, ठीक है। प्राइस जो है हमारी 50 से 60 हो गई है। बाई वट परसेंट शुड ए मैन कट डाउन ऑन हिज पेट्रोल कंजम्पशन इफ़ ही कैन अफोर्ड टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन ए पेट्रोल बाई जस्ट 12.5%। समझने की कोशिश करो। देखो जो हमारे पास पेट्रोल की प्राइस है ना वो इंक्रीज़ हो गई है 50 से 60, ठीक है। अब वो बोलता है कि हमको कितने परसेंट से एक आदमी को अपने पेट्रोल की कंजप्शन को कम करना है, ठीक है। और वो अफोर्ड कर सकता है अपनी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना बाय जस्ट 12.5%। देखो एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना, इतना पता है हमको। अब क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ हो रहा है हमारा? एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है हमारा 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन हमको पता होनी चाहिए। 12.5% की फ्रैक्शन हमने पीछे पढ़ी थी, ये होती है 1/8। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ हुआ? 1 से इंक्रीज़ हुआ, लेकिन मतलब अब एक्सपेंडिचर की वैल्यू हो गई है 9/8, इतनी हुई है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्राइस हमारा इतना है, ठीक है। अब हमारे को एक्सपेंडिचर लिख दिया हमने 9/8, प्राइस हमारी 50 से 60 हो गई है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं ना हम कि पुरानी प्राइस 50 थी, नई प्राइस 60 थी, 60/50 लिख सकते हैं। इनटू क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी तो हमने फाइंड करनी है कि उसको कम कितना करना है, इसको एक्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। हाँ बस इसको निकालो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो सकता है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 9/8 इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी ना, तो ये बन जाएगा 5/6 इक्वल टू एक्स, है ना। तो इसको कर देंगे तो 3 तियाँ 9, 2 दूने 6, 5 तियाँ 15, 8 दूने 16, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 15/16, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? 15/16 का मतलब ये है कि जो हमारी कंजम्पशन निकाल के आ रहे थे हम क्वांटिटी, जो कंजम्पशन है हमारी 1 से कम हुई है ना, 1 से कम।
तो 1 से कम होने का मतलब 1/16, और 1/16 की हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 6.25%। ये जो मैंने पढ़ाया हुआ था आपको, है ना। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। कह रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 50 से 60। ओके, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 50 से 60 हो चुका है, ये प्राइस है। उसके बाद हमको बाई वट परसेंट शुड ए मैन कट डाउन हिज पेट्रोल कंजम्पशन, हमने जो क्वांटिटी है वो निकालनी है, हमें पता नहीं है कि कितना कम करना है। अगर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 12.5% से इंक्रीज़ होता है, हमें पता है कि 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8, मतलब अगर 1/8 होती है तो इंक्रीज़ हुई है ना, तो इसका मतलब अभी वो 9/8 बन चुका है ना। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारे पास 9/8 हो चुका है। तो हम पुट अप कर देंगे अपनी फॉर्मूले में जो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर हमारे पास 9/8 है। अरे यार, हैंड राइटिंग भी बहुत गंदी है। एक्सपेंडिचर 9/8, प्राइस हमने देखा 50/60, क्वांटिटी हमने निकालनी है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 15/16, मतलब एक कम हुआ है, 16 से 15 हुआ है, इसका मतलब जो 1/16 आएगा, अब कितना कम करेंगे, 6.25%। सिंपल है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि एक नंबर है जो पहले इंक्रीज़ होता है 14.29% से। अब हमको पता है कि 14.29% किसकी है, मतलब 14.28 पढ़ा ही है आपने ना, वही 14.29 एक ही बात है। वो हो जाती है हमारे पास कितनी थी वो, 1/7 की। ये इंक्रीज़ हुआ है, मतलब अभी 7 में एक इंक्रीज़ हुआ, 8/7 बन चुका है वो नंबर, ठीक है। ये हमारे को पहला हमने ये सोचा, एंड देन बाई 7.69% से क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। अब वो 8/7 बन चुका है ना, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि 8/7 से इंक्रीज़ होता है 7.69। हमें पता है कि 7.69 क्या होता है, हमारे पास 7.69 होता है 1/13। इसका मतलब क्या है, वो अभी इंक्रीज़ हुआ तो 14/13 बन चुका है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 14/13 के साथ, ठीक है। पहला नंबर हमारा 7 था, 7 से 8 बन गया। उसके बाद यही नंबर हमारा 13 था, मतलब फ्रैक्शन से 7.69 की फ्रैक्शन थी 13, 1 ऐड हुआ तो 14/13 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वही नंबर है ना ये। By what percent should it be reduced now to get a resultant number that is 6.67% more than the initial number? अब बोल रहा है कि by what percent should it be reduced, हमें पता नहीं है कि कितने से रिड्यूस है, तो x मान लेते हैं। तो कितना होना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास 6.67% मोर देन द इनिशियल नंबर। तो 6.67% की जो फ्रैक्शन होती है वो हमको पता है कितनी होती है, 1/16 होती है, ठीक है। तो ये मोर है, तो मतलब 16 में 1 ऐड कर देंगे तो 17/16 हमारे को ये चाहिए, हमारे को समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, 7 1 7, 7 2 14, कितना बन जाएगा, 8 इंटू 2/13 इंटू एक्स इक्वल टू 17/16। अब कितना हो जाएगा, 8 दूने 16, 16/13 इंटू एक्स इक्वल टू 17/16, ठीक है। तो एक्स इधर रहेगा। मैं बहुत सिंप्लीफाई वे में समझा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगता है। इंटू 13/16, यही है क्या। इंटरनेट 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 ओके। हाँ, ओ हम एक जगह गलत कर रहे हैं, ठीक है, होता है, गलतियाँ होती हैं सबसे, कोई बात नहीं। आई थिंक ये जो 6.67 है ना, ये 1/15 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। ओके, हम दोबारा से करेंगे, सारा खिचड़ी बन चुकी है, कोई बात नहीं। 1/16 नहीं होता है, ये 1/15 होता है। तो जल्दी जल्दी में मैं भी गलत कर गया, कोई बात नहीं। हाउ डज दैट मैटर। ओके, ए नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 14.29%, ठीक है। नंबर इंक्रीज़ हुआ है 14.29%। तो 14.29 का मतलब क्या है हमारा, 14.28% हमने पढ़ा था, 1/7 होता है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है तो 7
1/7 का मतलब क्या हो जाता है, 1 इंक्रीज़ हुआ तो 8/7 बन चुका है वो नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो यही नंबर इंक्रीज़ होता है, ये जो नंबर है 8/7 ये इंक्रीज़ होता है 7.69% से। 7.69 हमने पढ़ा था 1/13, मतलब जो 1/13 है इससे इंक्रीज़ हुआ, मतलब 13 था तो 1 ऐड हो गया तो 14/13 बन गया वो नंबर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि पहले ये 8/7 था, उसके बाद ये 14/13 बन गया। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही सेम नंबर ही इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बाई व्हाट परसेंट शुड इट बी रिड्यूस्ड। अब ये कितने परसेंट से ये कम होना चाहिए, जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आएगा वो 6.67% मोर होना चाहिए देन द इनिशियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि कितने परसेंट से इंक्रीज़ होना है, एक्स मान लेते हैं, और रिजल्टेंट मतलब इक्वल टू 6.67% मोर होना चाहिए। 6.67% की फ्रैक्शन होती है 1/15। इसका मतलब क्या है, ऐड मोर है तो 15 + 1 16/15 होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू 16/15। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 8 2 16/13 इंटू एक्स इक्वल टू 16/15, ठीक है। 16 यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, एक्स इक्वल टू 13/15। समझ रहे हो, रिड्यूस होना चाहिए था ना। अब कितना रिड्यूस हो गया, 15 से ये 13 हो चुका है, मतलब 2/15, यही है ना। अब 1/15 हमको मालूम है, 1/15 होता है 6.67%, तो 2/15 कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा ना, मतलब कितना हो जाएगा ये, इसमें ऐड कर देंगे 7.34 नहीं 12.13.34%। ओके, यही आंसर होगा हमारा। ओके, दोबारा निकालने की कोशिश करते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ आनी चाहिए भाई, टाइम को कोई बात नहीं, समझ आनी चाहिए, ठीक है। फिर से समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 14.29, मतलब फ्रैक्शन होती है वो हमारे पास 7 की, 1/7 की, इंक्रीज़ हुआ तो 8/7 बन चुका है। उसके बाद इंक्रीज़ होता है 7.69 से, फ्रैक्शन होती है 1/13, मतलब 13 से 14 बन गया, 14/13। अब बोल रहा है कि कितने परसेंट से रिड्यूस होना चाहिए, मतलब एक्स लगा देंगे कितने से रिड्यूस होगा, और बराबर कितना आना चाहिए, 6.67%। 6.67% जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है वो किसकी होती है, वो होती है 1/15 की। तो 1/15 क्या बोल रहा है कि नंबर इज़ मोर देन, तो 1/15 मोर देन मतलब 16 से 15 बन चुका है ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा x इक्वल टू 13/15, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 15 से हमने 13 पे पहुँचे हैं, 2/15 हमारा कम हुआ है, तो 1/15 हमको मालूम है कि 1/15 जो होता है वो होता है 6.67%, तो 2/15 इसका डबल हो जाएगा तो वो बन जाएगा 13.34%। बस यही था। ओके, अगला आंसर, अगला क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया मालूम होना चाहिए। चलो रेक्टेंगल तो आसान है, मेरे को भी याद है। रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है शायद लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो शायद होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बस ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाई 16.64%, ठीक है, व्हाट इज़ अ परसेंट चेंज इन इट्स पेरीमीटर। समझने की कोशिश करो, छोड़ो यार इसको, 16.64 छोड़ो, इसको मान लो कि ये 10% है या 20% है, ठीक है, ये 20% है। तो 20% से अगर एरिया इंक्रीज़ होता है, मतलब अगर पहले एरिया 100 था अब 120 बन चुका है, ठीक है। व्हाट इज़ अ परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर में क्या चेंज है इसकी, ठीक है। देखो खुद देखो, आप खुद सोचो, अगर 100 से 120 इसका एरिया बन चुका है, तो इसका मतलब जो पहले 2 इंटू एल प्लस बी था, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हमारे को कितना होना चाहिए, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 100 होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो यार, हमें तो पता ही नहीं है ना लेंथ कितनी है ब्रेड्थ कितनी है, मालूम है नहीं है ना मालूम, तो हम 100 को पहुंचने के लिए तो दो तरीके से भी पहुंच सकते हैं हम, या तो 20 × 5 कर सकते हैं, या तो 25 × 4 भी तो कर सकते हैं हम, या तो 50 × 2 भी कर सकते हैं ना हम। तो इसमें तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि एरिया इंक्रीज तो हुआ है तो लेंथ कितनी है ब्रेड्थ कितनी है, जब हमको ये मालूम ही नहीं है लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, ब्रेड्थ इज इक्वल टू व्हाट, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, इजी है ना। जब हमको पता ही नहीं है कि लेंथ कितनी है ब्रेड्थ कितनी है, तो हम कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है, कैसे पेरीमीटर निकालेंगे।
देखो एरिया तो इंक्रीज़ हो गया है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमको लेंथ और ब्रेड्थ का भी मालूम होना चाहिए ना। तो जब मालूम ही नहीं है तो निकाल नहीं पड़ेंगे, तो CBT हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब 7th क्वेश्चन जो है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाई 10%। ठीक है, लेंथ जो है वो 10% से इंक्रीज़ होती है, एंड इट्स विड्थ इंक्रीजेज बाई 15%। ठीक है, हाँ, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर, कितना होगा पेरीमीटर में इंक्रीज? सिंपल है यार, देखो लेंथ हमारी 10% से इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, विड्थ हमारी 15% से इंक्रीज़ हुई है, तो हमारा जो पेरीमीटर है उसमें क्या इंक्रीज़ होगी? फिर वही बात है ना, फ्रैक्शन निकालने मत बैठ जाना इसमें, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि पहले कि हमारे पास लेंथ कितनी है। जब लेंथ नहीं मालूम है कि कितनी है, जब हमारे पास विड्थ का मालूम नहीं है कि कितनी है, तो हम किस तरह से, विड्थ ही ब्रेड्थ होती है बाय द वे, किस तरह से क्वेश्चन को निकाल पाएंगे? ठीक है ना। लेंथ हमारे पास 10 हो सकती है, लेंथ हमारे पास 20 हो सकती है, लेंथ हमारे पास 25 हो सकती है, उसका 10% अलग आएगा, इसका 10 अलग आएगा, इसका अलग आएगा, तो हम क्वेश्चन को निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है CBD, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना होता है, सीधे मार्क करके आओ CBD। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन हम इसी को पढ़ेंगे, इसको इस क्वेश्चन के साथ ही हम इस सेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें दिया है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाई 20%, ओके, एंड इट्स विड्थ इंक्रीजेज बाई 25%। ठीक है, इफ़ द लेंथ एंड विड्थ आर इन द रेशियो 3:2। हाँ, इसमें दिया हुआ है लेंथ और विड्थ 3:2 में दिया हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि 3:2 में दी हुई हैं, तो सिंपल 3:2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 300-200 या 30-20, अपने आराम के लिए। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास विड्थ है। अब बोल रहा है कि लेंथ इंक्रीज़ हुआ है 20% से, मतलब 30 जो है हमारे पास 20% से इंक्रीज़ हुआ है, तो 30 का 20% कितना होता है? 30 का 20% होता है 3 दूने 6, 6 होता है, मतलब ये बन गया 36। इस तरह से जो 20% है, इट्स विड्थ इंक्रीजेज बाई 25%। 20 का 25% होता है हमारे पास 5, ये बन जाएगा 25। देखो मैं किस तरह से निकाल रहा हूँ कि 20 का 25% जो होता है वो हमारे पास 1/4 होता है, ये हमने फ्रैक्शन पढ़ी है। ठीक है, अब ये इंक्रीज़ हुआ है ना, इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये 4 से 5 बन गया, 1 ऐड करके, है ना। तो ये 20 है हमारे पास, तो 20 इंटू 5/4, 5 बच्चे 25। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हमको पता है जो 25% है वो 1/4 के बराबर होता है, तो 20/4 कर दो, 5 आ जाएगा, तो 20 में 5 ऐड कर देंगे तो 25 बन जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं हम इस चीज़ को, आसान है ना। तो इसी तरह से 30 का 20% तो सिंपल है यार, 30 इंटू 20/100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 दूने 6, मतलब 6 ऐड कर दो, 30 में 36। इसका क्या मतलब हो गया हमारे पास कि 36 हमारे पास लेंथ आ गई, 25 हमारे पास विड्थ आ गई, यही दिया है ना। ठीक है, तो अब देखो, पहले हमने समझा था कि ये थे 30 और 20। ठीक है, दोबारा से कि 30-20 ये पहला पुराना वाला था, ये हमारा लेंथ, ये हमारे विड्थ। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने, रुको इसको, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाई 20% एंड विड्थ इंक्रीजेज, इफ द लेंथ एंड विड्थ आर व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर पूछा हुआ है ना इनके। ठीक है, पहले अगर लेंथ इसकी 30 थी, विड्थ 20 थी पहले पुरानी वाली, तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर हमको मालूम है 2 इंटू L प्लस बी, डब्ल्यू या बी कुछ भी हो, बी ब्रेड्थ भी यही है, विड्थ भी यही है, तो 2 ऐसा ही है। लेंथ हमारे पास 30 प्लस 20, ये बन जाएगा 30 और 20 50, 2 इंटू 50 इंटू 2 बन जाएगा 100, मतलब पहले हमारा पेरीमीटर 100 था। अब दूसरा पुराना में क्या हुआ, नए में, कि लेंथ और विड्थ जो हमने निकाली, लेंथ बन गई 36, विड्थ बन गया 25, पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 36 प्लस 25, ये बन जाएगा हमारे पास 61, ये बन जाएगा हमारे पास 122। ठीक है, यहाँ पे 100 आ गया, अब ये 100 से बन गया 122, कितना इंक्रीज़ है 22 का, तो 22%, है ना। ये मेरे को निकालने में टाइम लग रहा है, ये 1 मिनट 10 सेकंड का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, तो ठीक है, बड़ी बात यही है कि आपसे निकलना चाहिए ये क्वेश्चंस, तो ठीक है ना। तो कैसा रहा आज का सेशन प्लीज़, अरे क्या हो गया, ठीक है, कैसा रहा आज का सेशन तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। हाँ, मैं ना ये वो टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ अपना, तो वहाँ पे प्लीज़ ऐड हो जाना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगा, तो प्लीज़ उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। मैं चाहता हूँ कि बहुत कम रहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, 100 बहुत है, 100 लिमिट रखेंगे, 100 बंदों को ही मैं पढ़ाना चाहूँगा, कि जितने उस टेलीग्राम में अगर 100 बंदे भी आ जाएंगे बहुत है। मेरे को
जैसे कि मैं बोलता हूँ पहले भी कि मेरे को क्वांटिटी से मैटर नहीं करता है, मेरे को बस जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से सीख पा रहे हैं और एग्ज़ाम निकाल पा रहे हैं, इतनी सी बात है। देखो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करनी है मुझे भी, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरे को मैथ्स निकालने में मज़ा आता है, अपने तरीके समझाने में मज़ा आता है। तो मैं कोशिश करूँगा हर दिन, जैसे मैं पहले भी बोला था वीडियो में कि लर्निंग इज़ ए प्रोसेस, तो हर दिन मैं अपने पढ़ाने के तरीके में भी सुधार लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी इजी हो सकता है उतना आपको चीज़ें समझाऊं। इजी होने का मतलब ये नहीं है कि बस इजी इजी क्वेश्चन करते जाऊं, आपको समझ आ जाए, आप बोलोगे कि वाह क्या बात है, समझ आ गई, तो ये तो बहुत अच्छा टीचर है यार। नहीं, हम इजी से शुरू होंगे, एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। आप माइंड में क्वेश्चन जब सॉल्व करने लग पड़ोगे ना विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, तब आप समझ जाना कि आपने एक्सेल कर लिया अर्थमेटिक, ठीक है। और मेरा यही कोशिश रहेगी कि आप एक्सेल ही करो, ठीक है। कमेंट कर दो क्या क्या चीज़ें मुझे सुधारनी चाहिए, या फिर कैसा लगा आपको सेशन। प्लीज़ शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो सच में सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं ये चीज़ें आपको समझा सकता हूँ, तो ठीक है। तो मेरे बारे में क्या ही बताऊँ, पिछली वीडियो में शायद जो मैंने बनाई थी इंट्रोडक्टरी थी, वो शायद उसको आप देख लो, वहाँ से पता चल जाएगा। एंड दैट्स इट। प्लीज़ हाँ, इन जो भी क्वेश्चन 8-10 मैंने कराए, हाँ 8 ही करवाए, इनको प्लीज़ गो थ्रू करो, इनको निकालने की कोशिश करो। एंड फ्रैक्शंस, प्लीज़ फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनको पढ़ो, इनको याद करो, स्क्वायर और क्यूब्स, 50 तक स्क्वायर 20 तक क्यूब्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।